हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री पढ़ने के क्रम में हमको चार तरह की किताबें पढ़नी होती हैं हिस्ट्री में। एक एंशिएंट, मिडाइवल और फिर मॉडर्न और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है जो कि मैंने इससे पहले भी किताबें पढ़ी, लेकिन मुझे बताया किसी ने कि मेंस के लिए बहुत अच्छी किताब है प्लासी टू पार्टीशन, और ये वास्तव में अच्छी किताब है। जैसा कि हमने रामशरण शर्मा की किताब के बारे में डिस्कशन किया था, उसी तरह से इसमें प्लासी टू पार्टीशन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1957 के लिए हुआ था शायद, अगर मैं ठीक हूँ तो। और फिर 1947 जो कि आज़ादी की वर्ष है भारत की, वहाँ तक का इसमें शामिल किया गया है। और ये नया एडिशन है तो इसमें उसके बाद भी कुछ चीज़ें इनमें शामिल की गई हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस किताब में क्या क्या हमको सीखने को मिलने वाला है या क्या क्या कंटेंट है इसमें। तो फिर आते हैं आगे। तो ये रहा इसका विषय क्रम। तो यहाँ से ये है 18वीं सदी का संक्रमण, मुग़ल साम्राज्य का पतन, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, और फिर आरंभिक भारतीय प्रत्युत्तर, सुधार और विद्रोह, फिर भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, आरंभिक राष्ट्रवाद, असंतोष और विरोध, फिर गांधीवादी राजनीति का युग, फिर भारतीय राष्ट्र के विभिन्न स्वर, फिर विभाजन के साथ स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात। तो इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स भी हैं कि जैसे कांग्रेस प्रणाली का पतन, नेहरूवादी राष्ट्र और इसकी राजनीति, संविधान एवं लोकतंत्र, कश्मीर, हैदराबाद और साम्यवादी, विभाजन और शरणार्थी। तो जिस टाइप से हमको मेंस आंसर राइटिंग में मुद्दों के बारे में लिखना होता है, जिस टाइप की हमको समझ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो ये किताब जो है पूर्ण रूप से देती है, लगभग। हालांकि मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल यही किताब है, इसके अलावा कुछ है नहीं। कंटेंट बहुत कुछ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये किताब हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों में है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि जिनका हमें इंग्लिश वर्जन तो मिल जाता है लेकिन हिंदी वर्जन नहीं मिलता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि किस टाइप से है। तो ये दूसरे संस्करण की भूमिका है, और इन्हें बताया है कि कैसे कहाँ से इन्हें कंटेंट वगैरह लिया है। तो आते हैं, पहले इन्होंने शब्दावली दे दी है कि अल्जाफ क्या होता है, एतराफ़ क्या लिया है, अबवाब क्या है, अमला क्या है, अंजुमन क्या है, अशरफ, आमिल, इजारादारी, फिर उतार, उम्मा, फिर उलगुलान। इस टाइप से बहुत सारे शब्द इनमें इसमें लिए गए हैं। तिनकठिया क्या है, जब्त क्या है, जत्था क्या है, चौथ क्या है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे देश पांडे, देशमुख, दीवान, दीवानी। तो बहुत सारी शब्द हैं इसमें जो कि इसको समझने में हेल्प करते हैं। तो फिर ये है कि जैसे इसमें इन्होंने स्टार्टिंग की है कि नादिर शाह, उसका फ़ारसी आक्रमण होता है, फिर अफ़गान आक्रमण होता है अहमद शाह अब्दाली के में, और फ़ारसी जो है वो नादिर शाह के में होता है। तो अफ़गान और फ़ारसी, इसमें यहाँ पर अंतर समझने के लिए मैंने इसमें ये बना लिया था। तो फिर यहाँ से स्टार्ट होता है कि मुग़ल साम्राज्य से जहीरुद्दीन बाबर ने 1556 में स्थापित किया था, और जिस 16वीं सदी के उत्तरार्ध में बाबर अकबर ने उसकी ख्याति की चरम सीमा तक पहुँचा दिया था, और उसने अंतिम महान बादशाह औरंगज़ेब के शासनकाल, मतलब इसमें बहुत अच्छे से कंटेंट दिया गया है जिस हिसाब से हमें मेंस आंसर राइटिंग करनी होती है। तो मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी है, और ऐसे शब्द का इसमें हमको मीनिंग समझने को मिलता है कि जैसे मनसबदार, सवार, जात, मनसब, ये क्या चीज़ थे, वो यहाँ से सब कुछ मिलता है। जैसे कि जागीरें दो प्रकार की थीं, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, जागीरें दो प्रकार की थीं, हस्तांतरणीय यानी तनख्वाह जागीरें, और अहस्तांतरणीय यानी वतन जागीरें। तो इस टाइप से ये जो चीज़ें हैं, इस टाइप की नॉलेज जो है हमें मेंस आंसर राइटिंग में चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ बना लिया है कि ईरान, अफ़गानिस्तान, इराक, ईरानी फ़ारसी भाषी क्षेत्र था जो कि सिया का क्षेत्र था, मध्य एशियाई के तुर्क भाषी क्षेत्र जिसे तुरानी कहते थे, और वो कौन थे? सुन्नी थे। हालांकि सुन्नी और ये सिया जो है मोहम्मद साहब और उनके दामाद अली, और फिर उसके अली के बेटे, अली के जो थे उनके बेटे, इस टाइप से उसमें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। यहाँ पर भी ये थोड़ा है समझने के हिसाब से। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसमें किस टाइप का कंटेंट है। तो जैसे कि मुग़ल साम्राज्य इसमें दिया है कि तो मुग़ल साम्राज्य में क्या क्या शामिल था, क्या नहीं था शामिल। तो जो मुग़ल साम्राज्य में 1757 जो औरंगज़ेब की जब मृत्यु होती है, 1757 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, तो उस समय मुग़ल साम्राज्य का क्या था क्षेत्र का एरिया, तो उसमें क्या क्या शामिल था। तो उस समय जो शामिल था मुग़ल साम्राज्य में, बांग्लादेश था, लाहौर देव
लाहौर व पेशावर का क्षेत्र था, और मुल्तान व पेशावर, फिर तट्टा। और जो शामिल नहीं था वो क्या था, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा शामिल नहीं था, त्रावणकोर और मदुरै का क्षेत्र नहीं था, सिक्किम व असम का क्षेत्र नहीं था, कंधार और श्रीलंका का। तो इस टाइप से इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि मैं ऐसे कहाँ तक दिखाऊंगा, और फिर कॉपीराइट का भी इशू हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं। तो जैसे कि ये बंगाल वाला है कि जब मुग़ल साम्राज्य टूटता है और कैसे फिर वहाँ का मुर्शिद कुली खां जो है वहाँ का सेनापति बोल सकते हैं बनाया जाता है, तो फिर वो अलग साम्राज्य की स्थापना करता है। फिर ऐसे ही हैदराबाद में, अवध में, और फिर पश्चिम में हैदराबाद का जैसे चिनकुलिज खां जो है वो जिसे हम निज़ामुल मुल्क असफ़ जहाँ कहते हैं, वो स्थापना करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। तो फिर हम बढ़ते हैं आगे, और इसमें कंटेंट तो बहुत है जो कि हम अलग अलग किताबों से पढ़ें, वो इसमें अगर हम पढ़ लें, जैसे कि स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम को हम पढ़ते हैं तो वो प्री के हिसाब से उसमें फैक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा है, और इसमें समझने के हिसाब से कि क्या उस समय किसानों की स्थिति थी, क्या महिलाओं की स्थिति थी, क्या दलितों की स्थिति थी, और क्या हिंदुओं की, क्या मुस्लिम्स की स्थिति थी। तो वो भी एक यहाँ से हमको नज़रिया पूरा देखने को मिलता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं गाइडेंस के अभाव में, वो गलतियाँ आपसे भी हों। तो इस किताब को हो सके तो आप ज़रूर पढ़ना। फिर आता है सेकंड चैप्टर, भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी विचारधारा। तो फिर इसमें आप देखेंगे, इसमें कंटेंट इतना है ना कि आपकी इच्छा करेगी कि पूरा ही इसको मैं पूरा पीला कर दूं। तो फिर आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारा मैंने पेन कहीं कुछ चलाया हुआ है। बस मैंने इतना ही पढ़ा है, स्टार्टिंग की थी, लेकिन तब तक और एग्ज़ाम आ गया मेरा, तो दूसरा तो मैंने इसे पढ़ना फिर छोड़ दिया, क्योंकि इसका जो है जो एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा था तो उसमें थोड़ा फैक्चुअल कंटेंट की मांग थी, तो मैंने इसे छोड़ दिया था। हालांकि मैं इसे कंप्लीट करूँगा। तो इसमें लास्ट में कुछ चीज़ दी गई हैं, जैसे कि जो अच्छा राइटर होता है वो सोर्सेस के बारे में बताता है कि सोर्स मैंने कहाँ से लिए हैं, और अगर कोई व्यक्ति चेक करना चाहे तो चेक उन सोर्सों के आधार पर कर सकता है। तो जैसे रामचरण शर्मा की किताब के बारे में दिखाया गया है, जैसे ये है रामचरण शर्मा की किताब, तो इसमें कुछ दिखाया गया है लास्ट में ये इस टाइप से, तो उसी तरह से जो है इस किताब में भी दिखाया गया है। फिर ये अनुक्रमणिकता दिखाई गई है कि किस चैप्टर में क्या है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि देखें कि इलवर्ड, सीपी, इलाहाबाद की संधि, इस्तमरारी, स्थायी बंदोबस्त, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आप देखेंगे तो। फिर ओ डायर, ओम सी डेविड, इनके जो कथन हैं और जो इनके बारे में क्या क्या कहाँ कहाँ पढ़ने को मिलेगा, वो यहाँ से आप देख करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे विलियम जोन्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो हमको पता चलना चाहिए कि विलियम जोन्स कहाँ है, तो यहाँ पर उन्होंने पेज नंबर दे दिया है कि उनके बारे में कहाँ कहाँ दिया गया है, मतलब दिया गया है। तो अगर आप ये किताब ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, क्योंकि हर सिटी में किताब मिलना, अवेलेबल होना मुश्किल होता है। तो आज का नेट का समय है, तो इंटरनेट पे किताब मिल जाती हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा और आप चेक कर सकते हैं। और ये ओरिएंट ब्लैंक स्वान पब्लिकेशन के थ्रू जो है पब्लिश हुई है, और इसके जो राइटर हैं वो हैं शेखर बंदोपाध्याय। तो आई होप आपको ये किताब पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।